Chapter 6, Combustion and Flame. We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry and for running automobiles. Now if we make a list, the list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel and CNG gas, etc. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? Candle burns with a flame, whereas coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. हम अलग अलग तरीके का फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स में। अगर हम एक लिस्ट बनाएं जिसमें हम फ्यूल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है या फिर जिनको देखा है वो लिस्ट में लिखें, तो उसमें हम काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ज़रूर लिखेंगे। अब आपने कैंडल्स को जलाकर देखा है और कोल भी जलाकर देखा होगा, तो इन दोनों के जलने में क्या फ़र्क होता है? कैंडल्स जब जलती हैं तब उसमें से एक फ्लेम निकलती है, पर कोल जब जलता है तो उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है। ऐसे और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके जलने पर फ्लेम नहीं निकलता। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. 6.1 Combustion. What is combustion? Magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burns in air. We know that charcoal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स देता है, साथ ही में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। ऐसी ही एक एक्टिविटी हम चारकोल के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक कैंडल जलानी है, फिर चिमटे से आपको एक चारकोल का पीस पकड़ना है और उसको कैंडल के ऊपर रखकर हीट करना है। आप देखोगे चारकोल जब जलता है और ऐसे ही जब कोल भी जलता है तब वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। A chemical process in which substances react with oxygen to give off heat is called combustion. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस को कंबस्शन बोलते हैं। And the substances that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during combustion, either as a flame or as a glow. इस प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंबस्टेबल बोलते हैं या फिर फ्यूल भी बोल सकते हैं। फ्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कभी कभी हीट के साथ साथ ये सब्सटेंसेस लाइट भी प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो एक्टिविटी है इसमें कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन कौन सी हो गई? एक तो मैग्नीशियम और चारकोल। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 6.1,
Collect some materials like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, and glass, etc. Try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material as combustible, otherwise, mark it as non-combustible. अब इस एक्टिविटी में क्या करना है कि ये कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, अगर ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं यानी कि इसमें कंबस्शन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सब्सटेंसेस हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो इनको टिक मार्क करना है, और अगर नहीं करती हैं तो टिक मार्क नहीं करना है। फर्स्ट, वुड कंबस्टेबल सब्सटेंस है क्योंकि वुड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर हीट प्रोड्यूस करती है। पेपर कंबस्टेबल, आयरन नेल्स नॉन कंबस्टेबल, केरोसिन ऑयल कंबस्टेबल। केरोसिन ऑयल को लैंप में और स्टोव में भी यूज़ करते हैं इसीलिए। स्टोन पीसेस हीट प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन कंबस्टेबल। स्ट्रॉ कंबस्टेबल, चारकोल कंबस्टेबल, मैचस्टिक कंबस्टेबल बिकॉज वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लास नॉन कंबस्टेबल। ओके, अंडरस्टूड। कंबस्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है, अब हम ये एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 6.2, fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again, observe the flame. Finally, put a glass plate over the chimney. Watch the flame again. What happens in the three cases? Does the flame flickers off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि कैंडल को जलाया और उसे टेबल पे रख दिया। उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास चिमनी रखी और इस पूरे सेटअप को एक वुडन ब्लॉक पर टिका दिया, और ये सेटअप ऐसे किया कि एयर उस चिमनी के अंदर आराम से एंटर हो सकती है। अब हम फ्लेम को देखेंगे और वुडन ब्लॉक को हटाकर चिमनी को टेबल पर रेस्ट करने देंगे। वुडन ब्लॉक हटाने के बाद एक ग्लास प्लेट चिमनी के ऊपर रखेंगे और फिर से फ्लेम को देखेंगे। What happens in these three cases is, पहले केस में तो आप देखोगे कि कैंडल जो है वो फ्रीली बर्न हो गई है क्योंकि एयर उस चिमनी में आराम से एंटर हो रही थी। अब जब सेकेंड केस में हमने वुडन ब्लॉक हटाया था तब एयर उसमें नीचे से एंटर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए जो फ्लेम है वो फ्लिकर करता है और स्मोक प्रोड्यूस करने लग जाता है। और थर्ड केस में यानी कि सी वाले में हमने क्या किया कि ग्लास भी रख दिया उसके ऊपर, चिमनी के ऊपर, तो एयर ना तो ऊपर से एंटर हो सकती है ना नीचे से, तो उस केस में क्या होगा कि कैंडल जो है वो पूरी बुझ जाएगी, कोई धुआं भी नहीं छोड़ेगी, कोई फ्लेम नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर है ही नहीं। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि कंबस्शन होने के लिए एयर की प्रेजेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम स्टोव जलाते हैं या वुड्स जलाते हैं और जिसके ऊपर हम कंटेनर रखते हैं कि खाना बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम नीचे बार बार फूंक मारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हवा की प्रेजेंस में वो फायर जलती रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि कंबशन की प्रोसेस के लिए एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
Moving forward, you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. जब कोई इंसान जल जाता है और उसके कपड़े फायर कैच कर लेते हैं तो उसको हम सबसे पहले ब्लैंकेट से ढकते हैं। क्यों ढकते हैं? वो आग बुझाने के लिए। Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have heard an experience. You must have heard of an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? अब जैसे एक पेपर लिया हमने और उसको एक मैचस्टिक उसके पास लाए जलाकर तो वो पेपर जल जाएगा। पर अगर एक वुड ली और एक मैचस्टिक हम जलाकर लेकर आए उसके पास, लेकिन वो वुड उससे नहीं जलेगी, तो इससे क्या पता चलता है कि दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए भी। डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. अब अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए, फायर कैच करने के लिए। तो उस टेम्परेचर में भी जो सबसे कम टेम्परेचर है जिससे कोई सब्सटेंस बर्न हो सकती है, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. मतलब एक combustible substance तब तक फायर कैच नहीं कर सकती जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से भी कम नहीं हो जाता। For example, kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. केरोसिन ऑयल और वुड अपने आप रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं कर सकते। पर अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट कर दिया तो वो फायर कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर वुड को हीट किया तब भी वो फायर कैच नहीं कर सकता, उसमें आग अपने आप नहीं लग सकती। Moving forward, the substances which have low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसी substances जिनका ignition temperature low होता है, कम होता है और वो easily fire catch कर लेते हैं सिर्फ एक ही फ्लेम से, उनको बोलते हैं inflammable substances। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी। पेट्रोल में आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में या फिल्म्स में भी बताते हैं कि अगर एक जने ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया है और अगर उस पर हल्की सी भी माचिस की तीली पड़ गई तो वो पूरा जल जाता है, क्योंकि पेट्रोल एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है और वो जल्दी फायर पकड़ता है। सेम एल्कोहल भी ऐसे होता है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी गैसेस में यूज होता है अपने घरों में। अगर उसमें भी हल्का सा भी आग लग जाती है तो वो पूरा जल जाता है, क्योंकि वो भी एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। नाउ, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? You must have seen or heard of fire breaking out of homes, shops and factories. In these cases, we call a fire brigade. When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. आपने देखा होगा कि जब घर में, शॉप्स पर या फिर फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में कहीं पर भी आग लगती है तब हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं।
फायर ब्रिगेड आकर क्या करती है, वो जो आग लगी है उस पर पानी डालती है। पानी क्यों डालती है? क्योंकि पानी उसके टेम्परेचर को, जो फायर लगी है उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से भी लो कर देता है। अब टेम्परेचर लो होने से होता यह है कि जो फायर है वो स्प्रेड जो हो रही थी वो उसकी स्प्रेड होना बंद हो जाता है, मतलब फायर फैलना बंद हो जाती है, इधर उधर नहीं लगती फिर। और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एयर उन मटेरियल्स तक नहीं पहुंच सकती। और हमने पहले भी पढ़ा है कि कंबशन के लिए एयर होना बहुत ज़रूरी है, और जब एयर ही उधर नहीं पहुंच रही है तो फिर फायर कैसे लगेगी? आग को फैलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो फ्यूल, दूसरा एयर यानी कि ऑक्सीजन, और तीसरा हीट। और अगर इन तीनों में से एक को भी कंट्रोल कर लिया तो मतलब फायर बुझ जाएगी। ऐसे ही फायर एक्सटिंग्विशर भी क्या करते हैं कि जो एयर होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फ्यूल का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। This was all about combustion. In the next video, we will study about types of combustions and also about flames and fumes.